दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे, है ना। और आज हम लोग अपनी लास्ट पोएम करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा पोइट्री सेक्शन है वेस्टर्न और इंडियन दोनों मिला के ये इंडियन पोइट्री की भी लास्ट पोएम है, जो है इंडिया, जो कि शोशी चंद्र दत्त की है। इससे पहले हम शोशी चंद्र दत्त की हमने क्या पढ़ी थी? शिवाजी पढ़ी थी, है ना। अब हम पढ़ेंगे इंडिया। इट्स ए पेट्रियोटिक पोएम, देशभक्ति वाली पोएम है ना। और शोशी चंद्र दत्त के बारे में तुमने जैसे ऑलरेडी पढ़ा, जो उनके बारे में कि भाई 1824 में जन्म हुआ, 1885 में डेथ हो गई। बेसिकली देखा जाए तो वो एक हिस्टोरियन थे, राइटर थे, है ना। इस तरह के व्यक्ति थे और साथ में आप कह सकते हैं कि विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। अगर हम इंग्लैंड के हिसाब से हम डिवाइड करें तो उस एज से बिलोंग करते हैं। और वो रोमेश चंद्र दत्त के अंकल भी थे, जो फेमस इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे ना, रोमेश चंद्र दत्त उनके अंकल थे। साथ में देखा जाए तो उनकी मतलब राइटिंग्स में भी आपको पेट्रियोटिक फीलिंग नजर आएगी। देखो शिवाजी ने पढ़ी वो हिस्टोरिकल पोएम ज्यादा थी, पेट्रियोटिक कम थी। परंतु जो इंडिया है ना, ये पूरी तरह से एक पेट्रियोटिक पोएम है, पूरी तरह से देशभक्ति वाली पोएम है। तो इसको अभी हम समझेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत बढ़िया पोएम है, एक सोनेट है ये। एक सोनेट है और कह सकते हैं आप शेक्सपियरियन स्टाइल में लिखी गई सोनेट है। 4-4-4 के 3 स्टैंजा, 3 क्वार्टेन और 2 लाइन का एक कुपलेट दोहा, उस तरीके से। तो एक सोनेट है ये एक्चुअल में इसका टेक्स्ट नहीं मिल रहा था कहीं पर भी, मेरे पास टेक्स्ट नहीं था। तो मैंने ये कहीं से इधर से किसी और से मंगवाया, मतलब एक तरह से मेरे सीनियर सर से मंगाया है और उन्होंने सेंड किया है। इसमें कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो जिसका भी था वो उनका ही होगा। बाकी हम लोग तो अपने हिसाब से इसको पढ़ेंगे, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस पर भी आप ध्यान में देना बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं हम टेक्स्ट को। इंडिया, टाइटल क्या है? भारत, इंडिया। तो देखो, एंड शैल आई टू द फ्यूचर टर्न माई गेज। पोइट खुद बोल रहे हैं कि शैल आई टू द फ्यूचर टर्न माई गेज, अगर मैं फ्यूचर की तरफ अपनी नजर दौड़ाता हूँ। गेज, मैं फ्यूचर की तरफ अपनी नजर दौड़ाता हूँ, मतलब फ्यूचर देखने की कोशिश करता हूँ। मान लो द फ्यूचर इज ए सील्ड बुक टू मी। तो मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो फ्यूचर है ना, वो क्या है? एक सील्ड बुक की तरह है। क्या है? एक सील्ड बुक है वो। फ्यूचर इज ए सील्ड बुक टू मी। अब यहाँ सील्ड बुक एक मेटाफर हो गया। क्या हो गया? सील्ड बुक एक मेटाफर हो गया। अब देखो, फ्यूचर जो है ना, उसका कंपैरिजन किया गया है एक सील्ड बुक से, ठीक है। अगर पोएट यहां से बोलते कि द फ्यूचर इज लाइक ए शील्ड बुक, तब तो वो सिमिली हो जाता, परंतु फ्यूचर को डायरेक्टली क्या बोल दिया है? शील्ड बुक बोल दिया गया है। तो फ्यूचर उनके लिए क्या है? एक सील्ड बुक की तरह है ना। तो कंपैरिजन हो रहा है, एक बंद किताब, सील्ड बुक मतलब बंद किताब, और फ्यूचर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, परंतु कंपैरिजन थोड़ा छुप गया है। तो यहाँ मेटाफर है ये कि फ्यूचर पोएट के लिए कैसा है? सील्ड बुक। नॉट ओनली पोइट, पर इंसान के लिए, मैन मतलब पूरा ह्यूमन कम्युनिटी के लिए फ्यूचर क्या है? एक बंद किताब की तरह है, जिसके बारे में पता नहीं कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि हमको फ्यूचर का पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या है हमारे लिए। तो फ्यूचर एक बंद किताब की तरह है हमारे लिए। एंड नन सो हाई प्रिज्यूम्स हिज साइड टू रेज, और कोई भी ऐसा नहीं है, नन सो हाई प्रिज्यूम्स हिज साइड टू रेज, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी नजर को इतनी दूर तक देख मतलब ले जा पाए। प्रिज्यूम्स हिज साइड टू रेज यानी अपनी नजर को इतना दिव्य बना सके, इतना उठा सके कि वो गॉड्स मिस्टिक सीक्रेट्स हु शैल डेयर टू स्कैन, कि वो भगवान के जो मतलब एक तरीके से रहस्यमयी जो राज है ना, उनको स्कैन कर पाए या उनको देख पाए। हु शैल डेयर टू स्कैन। अच्छा, तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति इतना दूरदृष्टि वाला नहीं है कि वो भविष्य को देख पाए। ये जो लाइन है, नन सो हाई प्रिज्यूम्स हिज साइट टू रेज, इस लाइन का मतलब कोई अपनी नजर को इतना ऊपर नहीं उठा सकता, या नजर उठाने का मतलब है कोई इतना कल्पना नहीं कर सकता, इतनी दूरदृष्टि नहीं रखता है कि वो गॉड के मिस्टिक सीक्रेट, यानी गॉड ने फ्यूचर में हमारे लिए क्या छुपा के रख रखा है, उसके क्या राज हैं, उनको देख पाए। हु शैल डेयर टू स्कैन। अब देखो, उनको स्कैन कर पाए। देखो स्कैन टर्म, आजकल तो आप सब लोग बड़ा ही फेमिलियर होंगे इस टर्म से। स्कैन आजकल सबके मोबाइल होते हैं, स्कैन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। उस वक्त ये इतना नॉर्मल टर्म नहीं था, आजकल तो बहुत नॉर्मल टर्म है स्कैन। तो ये बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक टर्म था जो उन्होंने अपने पोएट्री में यूज किया, कि हम मतलब इतनी दूरदृष्टि होती नहीं हमारी, इतनी दूर का हम देख नहीं पाते कि हम भगवान के वो जो छुपे हुए राज हैं फ्यूचर में, उनको समझ पाए या देख पाए या उनको स्कैन कर पाए। स्कैन करने का मतलब है जांच पाए, देख पाए। हम स्कैन करते हैं, वो जांच करना ही होता है एक तरीके से, ठीक है। बट श्योर इट इज नो माइटी सिन टू ड्रीम। परंतु फिर पोइट बोल रहे हैं
पर मैं एक बात में तो पक्का हूं, मैं इस बात का बिल्कुल श्योर हूं इस बात पर कि इट इज नो माइटी सिन टू ड्रीम, कि सपने देखना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। यानी आप अगर सपने देखते हो किसी चीज के बारे में तो सपने देखना कोई पाप नहीं है। आई ड्रीम्ड अ ड्रीम ऑफ स्ट्रेंज एंड वाइल्ड डिलाइट, मैंने खुद ने सपने देखे हैं। आई ड्रीम्ड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। कैसा सपना देखा? ऑफ स्ट्रेंज एंड वाइल्ड डिलाइट, बहुत अजीब और वाइल्ड डिलाइट। वाइल्ड डिलाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी डिलाइट, ऐसी खुशी जो कंट्रोल ना हो सके, यानी एक बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न कर देने वाला पर अजीब सा सपना देखा मैंने। अभी ड्रीम टे ड्रीम, इसमें ये ड्रीम एलिट्रेशन है, ड ड साउंड का रिपीटेशन हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है वर्ड की स्टार्टिंग में, इसमें एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। तो पोइट बोल रहे हैं कि सपने देखना कोई पाप नहीं है। सपने देखो, सपने देखना इज नॉट ए माइटी सिन, इट्स नॉट ए सिन, ये कोई पाप नहीं है। मैंने खुद ने एक सपना देखा है, एक बहुत ही अजीब सा वाइल्ड डिलाइट, बहुत ही कंट्रोल से बाहर खुशी देने वाला सपना देखा है मैंने। फ्रीडम्स प्योर श्राइन वंस मोर इल्यूम्ड डिड सीम। और देखो, फ्रीडम की जो प्योर श्राइन यानी आजादी का जो मंदिर है, वंस मोर इल्यूम डिड सीम, वो मुझे एक बार फिर चमकता हुआ नजर आया। यानी कि आजादी के मंदिर में फिर से दिए जल रहे हैं, फिर से एक तरीके से उसमें रौनक है और वो पूरा चमकता हुआ मुझे नजर आया है। कहने का मतलब है कि मुझे फ्यूचर में आजादी प्राप्त करते हुए हम नजर आए हैं। क्योंकि देखो उस वक्त भारत गुलाम था, वो अंग्रेजों के कंट्रोल में था जब पोएम लिखी गई थी, ठीक है। क्योंकि 19वीं सेंचुरी पोएम है, तो लेट 19वीं सेंचुरी, भारत तो 1947 में आजाद हुआ है। तो उस वक्त भारत गुलाम था और हमारे फ्रीडम फाइटर्स लगातार ट्राई कर रहे थे किस तरीके से भारत को आजादी दिलवाई जा सके। इसलिए उनके लिए आजादी प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सपना था। हमने को तो आजादी मिल गई, इसलिए हमारे लिए सपना नहीं रहा, परंतु उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सपना था। और वो आजादी के मंदिर को फिर से एक बार चमकते हुए देखना चाह रहे थे। तो वो बोलते मैंने भी एक सपना देखा है और उस सपने में मैंने आजादी के मंदिर को चमकते हुए देखा है ना। द क्लाउड्स हैड पास्ड बीनीथ द मॉर्निंग लाइट। और मैंने क्या देखा इसके अलावा? मैंने इसके अलावा देखा कि जो बादल है ना, वो सुबह की रोशनी के नीचे होके गुजर रहे हैं। अब देखो, रोशनी के बादल नीचे है, इसका मतलब ये है कि रोशनी दिखाई पड़ रही है, सब जगह जमीन पे फैलेगी। अगर रोशनी के सूरज के सामने बादल आ जाएं, इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो संकेत बुरा होता है। यानी कि अगर सूरज ढक गया बादलों से, तो पोएट्री के हिसाब से वो बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि बुरा संकेत मतलब आप होपफुल नहीं है, आशावादी नहीं है, आप निराशावादी फीलिंग देने वाली चीज है वो, कि आपको भविष्य में कोई होप नजर नहीं आ रही, आशा नजर नहीं आ रही है। अगर बादल सूरज को बादल ढक दे, तो वो अगर ऐसी चीज इस्तेमाल करे ना पोएट, तो ऐसा लगेगा कि भाई आशा की कमी है। अब यहाँ पे क्या है कि बादल नीचे हैं, सूरज चमक रहा है, रोशनी आ रही है, इसलिए ये है होपफुल सिचुएशन, है ना, एक पॉजिटिव सिचुएशन है। तो उसको क्या नजर आया? उसको बादल नजर आए और जो कि मॉर्निंग लाइट से नीचे थे, उसके नीचे से गुजर रहे हैं। ऑन ब्यूटीज चीक आई मार्क द टीयर ड्रॉप्स ड्राई। अब ये जो लाइन है ना बच्चों, ये लाइन, इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली बताऊं, पोइट ने क्या सोच के लिखा है वो वही जाने, वो तो कोई और बता नहीं सकता। बट हम इसके जो जो अर्थ निकल सकते हैं हमारे हिसाब से वो ट्राई करेंगे। तो देखो, जो मुझे मोस्ट पॉसिबल अर्थ निकलता हुआ लग रहा है ना, वो ये है कि यहाँ पे जो ब्यूटीज चीक, ब्यूटी के गाल, सुंदरता के गाल की बात हो रही है। अब सुंदरता का गाल, अभी अगर बोलें कि सुंदरता महिलाओं के लिए है कि उनके गाल पे आई मार्क द टीयर ड्रॉप ड्राई, मुझे सूखे हुए आंसू नजर आए। सूखे हुए आंसू तब होते हैं जब आंसू निकलना बंद हो जाए ना, यानी कि आपका दुख बंद हो जाए तब। परंतु अगर मैं बोलूं महिलाओं की गाल पे, क्योंकि सुंदरता, महिलाएं सुंदरता का प्रतीक होती है, तो ये गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि आजादी के स्ट्रगल में सिर्फ महिलाएं परेशान नहीं थी, पुरुष भी तो बराबर है, ज्यादा परेशान थे, एक तरीके से ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, इसका अर्थ महिला ही नहीं हो सकता। इसका मतलब, इसका अर्थ जो मेरे हिसाब से निकलता है, बेस्ट पॉसिबल मीनिंग, वो है हमारी मदरलैंड, हमारी भारत माता, हमारी मातृभूमि। तो वो बोल रहे हैं कि मातृभूमि के जो गाल है ना, यहाँ पर एक तरीके से मातृभूमि को पर्सोनिफाई किया है, उसको, उसका मानवीकरण या व्यक्तिकरण कर दिया है। और एक तरह से हिडन है मीनिंग, कि मातृभूमि के जो गाल है ना, उस पे मुझे आंसू सूखते हुए नजर आए हैं। यानी कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, मातृभूमि काउंट कर लिया, इसका मतलब सब लोग आ गए उसके अंदर, ठीक है। तो हमारे सभी लोग हैं, उनके आंसू सूख रहे हैं, इसका मतलब उनके दुख दर्द अब कम होने वाले हैं और वो खुशी का टाइम आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट पॉसिबल अर्थ निकलता है, हम यही लेके चलेंगे इसका। एंड साइज एंड ग्रोन्स फॉर एवर फ्लैट द लैंड। और मुझे क्या दिखा सपने में? मुझे दिखा जो साइज, यानी जो आए हैं, और ग्रोन, जो दर्द में चिल्लाना है,
वो सब अब इस जमीन को छोड़ के भाग गया है, यानी दुख दर्द अब खत्म हो गए हैं। लोगों को आए भरना या दर्द में चिल्लाना, करहाना, ये सब चीजें अब इस जमीन पे यानी भारत पे नहीं रही और सब खत्म हो गई, यानी खुशहाली का समय आ गया है। तो ये इस ब्यूटी चीज को हम मानेंगे। ये किसके गाल की बात कर रहा है? ये भारत माता की गाल की बात कर रहा है, मतलब आम जनता की बात कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, यही इसका अर्थ मानेंगे हम लोग। साइंस अगेन एस्पायर्ड टू द स्काई। और जो विज्ञान है ना, उसने दोबारा से क्या इच्छा जताई, उम्मीद जताई है, क्या बहुत हाई गोल सेट किए। एस्पायर मतलब हाई गोल सेट करना। साइंस ने दोबारा से बहुत ऊंचे गोल सेट करना शुरू कर दिया है टू द स्काई, आसमान तक पहुंचने के। क्योंकि साइंस ने गोल सेट करना स्टार्ट किया, इसका मतलब लोग लॉजिकल थिंकिंग पर भरोसा करने लगे हैं। लोग पहले किस पे भरोसा कर रहे थे? अंधविश्वास पे, सुपरस्टिशन से भरे हुए थे, है ना। लोग अंधविश्वास को फॉलो करते थे और साइंस को नहीं फॉलो करते थे। अब क्योंकि हम आजाद होने को आ रहे हैं और आजाद होंगे तो एजुकेशन का और इन सब का प्रचार प्रसार होगा और साइंस बढ़ेगा, साइंस को फॉलो ज्यादा करेंगे, साइंस का डेवलपमेंट होगा और साइंस नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, स्काई तक पहुंचेगा, आसमान तक पहुंचेगा, नए नए गोल्स, नए ऊंचे ऊंचे गोल्स अचीव करेगा। तो उसी की बात हो रही है, साइंस दोबारा से ऊंचे गोल, अगेन एस्पायर्ड में ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, जो कि है वोवल साउंड, तो यहाँ है असोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस दोबारा से, अगेन शब्द इस्तेमाल किया दोबारा से। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि हम प्राचीन जमाने में बहुत ऊपर थे साइंस में। फिर क्या हुआ? बीच में जो इस 1000 साल का पीरियड आया, पहले बोल सकते हैं कि पहले बाहर से इन्वेडर्स आ गए, मुस्लिम रूलर्स आए थे, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आ गए। तो ये जो पूरा फेज था ना, ये 800-900 साल का, इसमें हमारा साइंस गिरता चला गया, हमारा विज्ञान गिरते चला गया। तो अब दोबारा सा अगेन, ये अगेन टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, कि साइंस दोबारा अब उन ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंच पाएगा, आसमान की ऊंचाइयों पर। ठीक है, ऊंचे ऊंचे गोल, एस्पायर्ड मतलब ऊंचे गोल सेट करेगा और आसमान तक पहुंचेगा और उनको अचीव करेगा। अब ऐसा मैंने सपना देखा। एंड और क्या देखा? एंड पेट्रियट वेल्योर वॉच द स्माइलिंग स्ट्रैंड। और साथ में मैंने देखा कि जो हमारे पेट्रियट, हमारे देशभक्त है ना, बहादुर देशभक्त, पेट्रियट वेल्योर मतलब बहादुर देशभक्त जो है ना, वॉच द स्माइलिंग स्ट्रैंड, वो देख रहे हैं किसको? किनारे को देख रहे हैं, हंसते हुए किनारे को, स्माइलिंग स्ट्रैंड। अब देखो, ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है? इसमें इस्तेमाल हुआ है ट्रांस, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं ताकि समझ में आएगा ना। ट्रांस एफी ट्रांसफेरेड एपिथेट। ट्रांसफेरेड एपिथेट एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें होता क्या है, एक नाउन या प्रोनाउन होती है, जैसे स्ट्रैंड, स्ट्रैंड होता है किनारा, नाउन या प्रोनाउन ये हो गया। ठीक है, नाउन हो गया, यहाँ पे तो नाउन है ना, तो स्ट्रैंड एक संज्ञा होगी, संज्ञा के साथ में एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण। तो स्माइलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। परंतु ये जो एडजेक्टिव साथ में है ना, ये विशेषण इस नाउन के साथ में, ये इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। किनारा कैसे हंस सकता है? किनारा थोड़ी ना हंसेगा, किनारे पे खड़े हुए लोग हंस रहे हैं। तो ये जो स्माइलिंग है ना, ये किसके लिए है? ये एक दूसरे नाउन के लिए है ना, ये किसी दूसरे नाउन के लिए है। वो दूसरे नाउन कौन है यहाँ पे? लोग, पीपल। तो देखो, इसको बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर का मतलब होता है हस्तांतरित, ट्रांस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। तो यहाँ पे स्माइलिंग का मीनिंग शिफ्ट हो गया है, स्ट्रैंड से नहीं, स्ट्रैंड की तरफ नहीं गया, वो आगे एक हिडन नाउन की तरफ चला गया, जो कि है लोग, पीपल। इसलिए इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं कि जिस नाउन के साथ में ये विशेषण लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये इस एडजेक्टिव इस नाउन के लिए नहीं है, वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के लिए। समझ गए? इसलिए इसको ट्रांसफर्ड बोलते हैं कि मीनिंग ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो स्माइलिंग स्ट्रैंड, और स्माइलिंग स्ट्रैंड में साथ में ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। स्माइलिंग स्ट्रैंड, ई साउंड है ना, ई हो रहा है, ई, तो ये वोवल साउंड है, तो यहाँ पर असोनेंस हो रहा है दोबारा से। ठीक है, तो देखो, और पोइट ने क्या देखा? पोइट ने देखा कि जो हमारे बहादुर देशभक्त हैं, वो देख रहे हैं कि किनारे हंस रहे हैं, यानी किनारे पे खड़े लोग हंस रहे हैं। अब क्योंकि किनारे पे खड़े हुए लोग हैं, इसका मतलब है सामने समुद्र है। ठीक है, और समुद्र है विपदाओं का, यानी कि मुसीबतों का प्रतीक। तो अब लोग क्या देख रहे हैं? वो समुद्र किनारे पर खड़े देख रहे हैं कि अब तूफान थम रहा है और खुशहाली का समय आ रहा है। तो वो मतलब समुद्र को देख के हंस रहे हैं, उस किनारे पे खड़े हंस रहे हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा है अब तूफान थमने वाला है, समुद्र का तूफान अब थमने वाला है, हमको आजादी मिलने वाली है, मिल गई है कुल मिला के। इसलिए वो हंस रहे हैं, वो खुश हैं। समझ गए? बड़ी गहरी मीनिंग है इसमें। पेट्रियटिक वॉलर वॉज द स्माइलिंग स्ट्रैंड वेल्योर। ठीक है, तो ये इसका ये अर्थ निकल रहा है, समझ में आ गया? अब देखते हैं लास्ट की दो लाइन, अ ड्रीम। अब देखो, यहां तक पूरा ये पूरा सपना था। जब उसने बोला ना कि सपने देखना कोई क्या बोलते हैं, पाप तो नहीं है, उसके बाद में ये जो आई ड्रीम्ड से लेके यहां तक 1 2 3 6 7 लाइन है ना, ये
ये 7 लाइन पूरे उसने अपने सपना डिस्क्राइब किया है कि उसने सपने में क्या देखा, है ना? उसने सपने में क्या देखा, उसने एक बहुत अजीब सा स्ट्रेंज और बहुत ज्यादा खुशी देने वाला सपना देखा जिसमें आजादी का मंदिर फिर से चमक रहा था। बादल जो है वो सूरज की रोशनी के यानी मॉर्निंग लाइट, सुबह की उगती हुई रोशनी, देखो मॉर्निंग लाइट थी यहाँ पे। एक और बात ध्यान देने वाली बात की, मॉर्निंग लाइट का मतलब होता है कि एक नई शुरुआत हो रही है ना? नई मॉर्निंग, एक नई सुबह, एक नई चीज की शुरुआत हो रही है। तो मॉर्निंग लाइट के नीचे बादल है, इसका मतलब लाइट जमीन पे पहुंच पा रही है। तो वो देखा उसने, प्लस उसने देखा कि हमारी जो मातृभूमि है उसके गाल पर अब आंसू सूख रहे हैं। इसका मतलब आंसू खत्म, आंसू मतलब आंखों से एक तरीके से बहना बंद हो गए हैं, वो सूख गए हैं, यानी अब दुख का टाइम समय खत्म हो गया है। और उसने देखा कि जो आहें, लोग जो आहें भर रहे हैं और जो चिल्ला रहे हैं दर्द में, अब वो आहें और चिल्लाना सब खत्म हो गया है। इस जमीन से वो सब भाग गया है, फॉर एवर फ्लैड, भाग गया है यहाँ से, अब नहीं रहा, अब लोग खुश हैं मतलब। साथ में साइंस नई नई ऊंचाइयों पे दोबारा पहुंच गया है। पहले पास्ट में एंशिएंट टाइम में था, अब वो दोबारा नई ऊंचाइयों पे पहुंच गया है आसमान की। और उसने देखा कि हमारे बहादुर देशभक्त देख रहे हैं कि किनारे पे खड़े लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया अब समुद्र का तूफान थम चुका है। ये उसका सपना था। अब वो लास्ट में बोलता है अ ड्रीम, अ ड्रीम, ये बस एक सपना था, ये एक सपना था मेरा। अ ड्रीम 2 बार रिपीट किया उसने क्योंकि वो सपने पे जोर दे रहा है एक तरीके से। इट्स रिपीटिशन में एम्फेसिस के लिए है ना, क्या है? एम्फेसिस, यानी जोर देने के लिए, एम्फेसिस। ठीक है, तो अ ड्रीम 2 बार बोला है कि ये सपना था, एक सपना था। वाई शुड अ ड्रीम इट बी, परंतु ये मेरा सपना सपना ही क्यों रहे? वाई शुड अ ड्रीम इट बी, ये सपना ही क्यों रहे? ये हकीकत क्यों नहीं बन सकता? लैंड ऑफ माई फोर फादर्स, वो बोल रहा है अपने जमीन पे कि मेरे बाप दादाओं की जमीन, बोल रहा है लैंड ऑफ माई फोर फादर, अपने देश, अपनी जमीन को वो एक तरह से संबोधित करते बोल रहा है कि मेरे बाप दादाओं की जमीन, मेरे फादर्स की जमीन, मेरे मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जमीन। कैन यू नेवर बी फ्री, क्या तुम कभी आजाद हो सकती हो कि नहीं हो सकती? क्या कैन यू नेवर बी फ्री, क्या तुम कभी आजाद नहीं हो सकती? देखो उसने ये लिखा है, कैन यू नेवर बी फ्री, कैन यू नेवर बी फ्री, ये बोला है उसने, ठीक है? क्या तुम कभी आजाद हो सकती हो? वो क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा है एक तरीके से। उसने सपना देखा और सपने के बाद वो बोल रहा है कि ये सपना सपना ही क्यों रहे, ये हकीकत क्यों ना बने? लैंड ऑफ माई फोर फादर्स कैन यू नेवर बी फ्री, कि मेरे बड़े बूचे, मेरे बाप दादाओं की जमीन, क्या तुम कभी आजाद होगी? ये क्वेश्चन छोड़ के वो चला गया। क्यों वो चला गया, ये क्वेश्चन उसने ऐसा क्यों छोड़ा है? एक्चुअल में वो एक, ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। वाई शुड ए ड्रीम इट बी, पहले बोला ना ये ड्रीम ही क्यों रहे। उसका कहने का मतलब ये है कि ये ड्रीम नहीं है रहेगा, ये ड्रीम ही क्यों, मतलब ड्रीम नहीं रहना चाहिए, हकीकत बनना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूँ, रिटोरिकल क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई यहाँ पे ना। रिटोरिकल जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन नहीं होता है, वो क्वेश्चन जैसा दिख रहा होता है, परंतु क्योंकि उसमें खुद का आंसर भी छुपा होता है, वो लैंग्वेज को इस तरह से बड़ा चढ़ा के लिखने का तरीका होता है, क्वेश्चन जैसा दिखे परंतु क्वेश्चन नहीं है वो। वाई शुड ए ड्रीम इट बी, ये ड्रीम ही क्यों रहे, इसका मतलब ये है कि ये ड्रीम ना रहे, ये हकीकत बने, है ना? लैंड ऑफ माई फोर फादर्स, मेरे बड़े बाप दादाओं की जमीन, जमीन को संबोधित करते हुए बोलता है कि कैन यू नेवर बी फ्री, क्या तुम कभी आजाद होगी? क्योंकि एक तरीके से वो देखा जाए तो ये बोलते हुए उसने पोएम खत्म कर दी कि भविष्य में क्या कभी तुम आजाद होगी, यानी कि उसने उस वक्त जब ये पोएम लिखी होगी तो इतनी पॉजिटिव कंडीशंस नहीं थी इंडिया में आजादी के लिए, ठीक है? 1857 क्रांति खत्म हो चुकी थी, वो दब चुकी थी, वो फेल हो गई थी, और एक तरीके से उसके बाद में काफी बदलाव आए, परंतु अभी आजादी हमसे बहुत दूर थी। तो एक तरीके से वो ऊपर आशावादी भी हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सपना देखा, परंतु एंड थोड़ा सा निराशावादी तरीके से करी है उन्होंने, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक तरीके से, निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी। तो पेसिमिस्टिक तरीके से यानी निराशावादी तरीके से उन्होंने पोएम को एंड किया है कि क्या तुम कभी आजाद होगी मेरे बाप दादाओं की जमीन, क्या तुम्हें कभी आजादी मिलेगी? इस तरीके से उसने क्वेश्चन छोड़ गया है। वो बोलना तो यही चाह रहे हैं कि कभी ना कभी तो मिलेगी, है ना? बट फिर भी थोड़े से नेगेटिव सेंस में बंद किया है उन्होंने पोएम को। तो ये अपनी पोएम हो गई, ठीक है? समझ में आ गई होगी पोएम। यानी कि देखो पोएम बहुत बढ़िया थी। शुरुआत के 4 लाइन में तो वो फ्यूचर को मिस्टिक बता रहा है, फ्यूचर को ऐसे बता रहा है कि भाई फ्यूचर एक पहेली है, एनिग्मा है, ठीक है? फ्यूचर एक पहेली के समान है, उसको कोई जान नहीं सकता, बेसिकली किसी के पास इतनी बड़ी दूरदृष्टिता नहीं होती कि वो फ्यूचर को समझ सके। और उसके बाद में बोलता है कि पर ठीक है, पर सपने देखना तो कोई पाप नहीं है, और फिर वो अपना सपना एक्सप्लेन करता है। और एंड में फिर ये जो एक साथ में जो अपना लास्ट में ये दोहा है, है ना, इस दोहे में वो क्या छोड़ के जा रहे हैं?
वो एक तरीके से एक सवाल सा छोड़ के जा रहे हैं, जो सवाल जैसा दिख रहा है, परंतु वो उसमें आशावादी भी हैं और निराशावादी भी हैं। वो बोलते हैं कि सपना सपना ही क्यों रहे, सपना हकीकत बनना चाहिए, पर साथ में ये भी छोड़ रहे हैं कि क्या ये ज़मीन, ये भारत, मेरे देश, मेरे बाप-दादाओं की ज़मीन, ये कभी आज़ाद होगी कि नहीं होगी? वो एक तरीके से ये क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहे हैं। ये वो चाह तो रहे हैं कि आज़ाद होगी, बोलना तो ये चाह रहे हैं, परंतु वो थोड़ा-सा नेगेटिव सेंस में वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं नहीं। ठीक है? तो ये अपनी सोनेट हो गई है बच्चों। अब इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिर हमारा पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ड्रामा पे आएंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।